नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास काव्य शास्त्र पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जिसकी वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर अच्छी खासी समझ विकसित हो जाएगी कि तैयारी कैसे करें। खासकर नए छात्रों व मेरे हाउसवाइफ बहनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन में है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। तो सही क्रम बताना है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? तो कौन सा विकल्प सही है विकास क्रम का? तो रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। तो हम बता रहे हैं इसका सही जो है विकल्प पहले नंबर पे आएगा रस। रस, फिर आएगा अलंकार, उसके बाद रीति, रीति के बाद ध्वनि आता है। यहाँ पे क्रम गड़बड़ दे दिया है। ध्वनि ये है पहले नंबर पे, अलंकार 2, रीति संप्रदाय जो तीसरे नंबर पे, ध्वनि है चौथे नंबर पे, और उसके बाद है वक्रोक्ति, और सबसे लास्ट में आता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय आएगा छठे नंबर पर। तो एक क्रम हो जाएगा। यह क्रम किसी भी विकल्प में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो हम क्रम बताए हैं वो। वक्रोक्ति के ध्वनि के बाद वक्रोक्ति आता है, जो यहाँ विकल्प में किसी में भी नहीं है। तो इसका ऐसे क्रम होगा जो विकल्प में सही नहीं दिया गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं तो कौन है? तो ऑप्शन में है आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य भरत मुनि। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है वामन, मम्मट, भामा या फिर दंडी। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वामन। अगला प्रश्न है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन में है विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी या फिर विशुद्ध रसवादी। तो वामन का दृष्टिकोण बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशुद्ध सौंदर्यवादी। वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति, यह इनकी जो है परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम बताना है। तो ऑप्शन में है दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो दंडी है, वामन है, मम्मट है, विश्वनाथ है, फिर लास्ट में जगन्नाथ है। तो लास्ट में तो जगन्नाथ ही आएंगे, लेकिन 3 विकल्प में दिया गया है जगन्नाथ। तो सही जो क्रम है वह क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले नंबर पे दंडी हैं, दूसरे नंबर पे वामन है, तीसरे नंबर पे मम्मट है, चौथे नंबर पर विश्वनाथ और 5वें नंबर पे हैं जगन्नाथ। इन लोगों का समय है, दंडी का समय है, ये हैं 7वीं शताब्दी के हैं दंडी। वामन है 8वीं शताब्दी के, पूरा नहीं लिख रहे हैं शताब्दी। मम्मट हैं 11वीं शताब्दी के हैं मम्मट जी। विश्वनाथ हैं 14वीं शताब्दी के, और जगन्नाथ जो हैं यह 17वीं शताब्दी के हैं। ये इन लोगों का क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, किसे कहा गया है?
ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को, रीति को। तो काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु संबंधित प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्ति है, सक्त निपुणता लोक शास्त्र काव्य धावे छड़ात। इस पंक्ति की जो रचनाकार हैं वो बताना है। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त तुद्भवे। तो ऑप्शन में है कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो इन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मम्मट का है। अगला प्रश्न है, संगत युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है, पूरा विकल्प पहले देख लिया जाए। ऑप्शन में है काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्यादर्श भामह, काव्यालंकार सूत्र वामन का, या काव्यालंकार दंडी। तो संगत युग्म का चयन करना है। तो जो इसमें संगत है उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, काव्यालंकार जो है, काव्यालंकार सूत्र वामन का है। काव्य प्रकाश जो है यह मम्मट की रचना है। यह किसकी रचना है? यह मम्मट की है। काव्य प्रकाश जो है, काव्य प्रकाश मम्मट। काव्यादर्श जो है यह है दंडी की, यह दंडी की रचना है। और काव्यालंकार जो है यह दंडी की नहीं, भामह की रचना है। भामह जी का है यह। इन लोगों के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अदोषौ सगुणौ सालंकारी च शब्दार्थौ काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? तो ऑप्शन में है वामन, भामह, हेमचंद्र, कुंतक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हेमचंद्र का दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, न हि रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। किसका कथन है? तो ऑप्शन में है आचार्य विश्वनाथ, दंडी, मम्मट या फिर भरत मुनि। तो यह किसका कथन है? तो यह भरत मुनि का कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट के हिसाब से सही मतलब दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये रचनाकार हैं मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं। मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव और दंडी। इनकी रचनाओं के साथ इनको सुमेलित करना है। तो मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, मम्मट की हो जाएगी काव्य प्रकाश, इसको मिलाना है। विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण, जयदेव का है चंद्रालोक, दंडी का है काव्यादर्श। ये इनका क्रम हो जाएगा सही। तो विकल्प भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। कौन है? औचित्य जो है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है आचार्य भामह, आचार्य क्षेमेंद्र, भट्ट तौत, भट्ट लोलट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आचार्य क्षेमेंद्र का है। औचित्य विचार चर्चा इनकी रचना है। औचित्य विचार चर्चा
में इन्होंने काव्यात्मा के रूप में औचित्य को स्थापित किया है। कुछ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। 10 रूपक धनंजय का है। काव्य प्रकाश मम्मट जी का है। अलंकार सर्वस्व जो है रुय्यक का है। उज्ज्वल नीलमणि का है रूप गोस्वामी का। और रस गंगाधर है जगन्नाथ का। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो ऑप्शन में है 28, 23, 19 या 29। तो आचार्य क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने औचित्य के कुल 27 भेद किए हैं। कितने किए हैं? 27 भेद किए हैं। 27 भेद किए हैं, जो विकल्प में नहीं है। इसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ए माना था, ए को, तो जो सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ए सही हो गया। 27 है। 27 भेदों का उल्लेख किया है आचार्य क्षेमेंद्र जी ने, जिनके नाम है पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद इत्यादि ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य का नाम बताना है। तो वही प्रश्न है, तो आचार्य क्षेमेंद्र हो जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन में है दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन करने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट है ऑप्शन में औचित्य, अलंकार, ध्वनि या फिर रीति। तो मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन में है भामा, दंडी, आनंदवर्धन या फिर कुंतक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने किया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य का नाम बताना है। तो ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन में है आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक। तो फिर इसका उत्तर भी हो जाएगा आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। तो ऑप्शन में है राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। तो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। हिंदी के पूछ रहा है, तो विकल्प में एक ही हिंदी के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगेंद्र। नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत में रस एवं साधारणीकरण पर गूढ़ शास्त्रीय विवेचन किया है। आनंदवर्धन जो है ध्वनिवादी हैं, क्षेमेंद्र औचित्यवादी हैं, राजशेखर रीतिवादी आचार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो आनंदवर्धन हो जाएंगे। वही प्रश्न है, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कथनों में से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
स्थापना। ए भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। इसका आधा भाग दूसरे पृष्ठ पे है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तर्क जो है, तो तर्क दिया हुआ है। तर्क आर मतलब क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्यशास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो विकल्प में दिया है ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत है। तो यह कैसे होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। प्रस्तुत स्थापना सही है क्योंकि भरत मुनि ने के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विविध ललित कलाओं का सम्मिश्रण है। प्रस्तुत तर्क भी सही है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्यशास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्थापना व तर्क दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आनंदवर्धन को जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो ऑप्शन में है रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, किससे होता है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से या फिर यथार्थवाद से। तो मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। कट गया ये, फिर से कर दे रहे हैं। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग हैं धार्मिक मिथक, प्राकृतिक मिथक। धार्मिक मिथक के भी दो भेद हैं, उपास्य देवों के स्वरूप से संबद्ध मिथक, कर्मकांड संबंधी मिथक। मिथकीय चिंतक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, युंग, एक लेवी और स्ट्रास, फ्रायड इत्यादि ये लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो ऑप्शन में है भामा, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? तो ऑप्शन में है आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य राजशेखर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी दी गई है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो वामन ने किया है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वामन। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों में द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष
से नहीं होती। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्य हेतु के स्थान पे तो ऑप्शन में है तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा या फिर काव्यांग। तो काव्य हेतु के स्थान पे बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्यांग का विवेचन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे माना गया है? तो व्युत्पत्ति को, प्रेरणा को, अभ्यास को या फिर प्रतिभा को। तो निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा को माना गया है काव्य हेतु। आचार्य भामा ने काव्य हेतु के 3 भेद माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सॉरी, पूरा प्रश्न पढ़ दिए, ध्यान ही नहीं दे रहे क्या पढ़ रहे हैं, माफ करिए आप लोगों को। पूछ रहा है निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो प्रेरणा को नहीं माना गया है। ये तीनों जो हैं काव्य हेतु हैं, ये जो तीनों हैं भामा ने काव्य हेतु 3 माने हैं। प्रतिभा, पहले नंबर पर प्रतिभा है, फिर व्युत्पत्ति है, फिर तीसरा है अभ्यास। ये है, नहीं पूछा है तो प्रेरणा नहीं होगा इस पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन में है रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय या फिर औचित्य संप्रदाय। तो विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीति संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिंब का काम है। बिंब का क्या काम है? तो ऑप्शन में है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य में सजीवता बनाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या उपर्युक्त सभी। बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य को सजीव बनाना बिंब का काम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? नहीं बताना है, नहीं हमेशा हम लोग देखते ही नहीं हैं और सीधे उत्तर लगा देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है एग्जाम में। तो ऑप्शन में है भट्ट लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो 32 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो कौन व्याख्याकार नहीं है? तो क्षेमेंद्र व्याख्याकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र। इस प्रश्न की व्याख्या है, भरत मुनि ने रस सूत्र में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिया है जो इस प्रकार है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। तो इसके जो व्याख्याकार हैं, सूत्रकार जो, तो उनमें हैं, प्रथम है भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति आधारित दार्शनिक है रस मीमांसा दर्शन। शंकुक का है अनुमितिवाद, निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति और इनका दर्शन है न्याय दर्शन। भट्ट नायक का है भोगवाद या फिर भुक्तिवाद, इसका निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति और इनका दर्शन जो है साक्ष्य दर्शन। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद और जिसकी निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, इनका जो दर्शन है वेदांत दर्शन। 4 लोग हैं, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्ट नायक का है भोगवाद या भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। चलिए ये चारों लोग जो हैं रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो अभी हमने बताया ही, उत्पत्ति माना है भट्टलोलट ने, जिसको उत्पत्तिवाद कहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टलोलट ने ही उत्पत्ति माना है, उत्पत्तिवाद को। चलिए अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? अभिव्यक्तिवाद का बताना है, तो यह अभिनव गुप्त का हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? तो भरत मुनि हैं। ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? तो 10 रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, नाट्य लक्षण एवं रत्न कोश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, देखिए भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। भुक्तिवाद किसने कहा था? तो भट्टनायक ने कहा था भुक्तिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टनायक। भट्टनायक ने क्या कहा है? भुक्तिवाद कहा है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। अब इसमें आचार्य का नाम बताना है, तो भट्टनायक हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भट्टनायक। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही प्रश्न से सारे प्रश्न हो जाएंगे। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? अब दर्शन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। शंकुक ने क्या कहा था? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद। तो आचार्य शंकुक का बताना है, तो शंकुक जो है अनुमितिवाद बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। अब यहाँ पे आचार्य का नाम बताना है, तो आचार्य शंकुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? फिर अनुमितिवाद पे ही प्रश्न चल रहा है, तो शंकुक हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, तो क्या है? अभिव्यक्तिवादी, अनुमितिवादी, उत्पत्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमितिवादी। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? वही प्रश्न है, थोड़ा बहुत इधर हेर फेर से बदल दिया जा रहा है। तो ऑप्शन में है, फिर वही प्रश्न है, क्या विकल्प बताएं? सीधे उत्तर बता दे रहे हैं आप लोग को। एक बार आप लोग ध्यान से देखते हुए चलते चलिए सारे प्रश्नों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वही प्रश्न है, थोड़ा बहुत हेरफेर हो गया उसके साथ। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है। अब भट्टलोलट का मत बताना है, तो भट्टलोलट का मत है उत्पत्तिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो उत्पत्तिवाद है, अभी देखा हम लोगों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पत्तिवाद।
अगला प्रश्न है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं, तो कौन है? अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि या फिर भट्टलोलट? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भट्टलोलट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। तो चारों विकल्प है सामने। भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का है अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, आचार्य मम्मट का बताना था। मम्मट नहीं है इसमें, यहाँ पे हो जाएगा भट्टनायक। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? भट्टनायक हो जाएंगे भुक्तिवाद के। यहाँ पे लिख दे रहे हैं भट्टनायक, नायक बस लिख दे रहे हैं, आप लोग जान जाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्यास की मान्यता किस आचार्य ने की है? तो ऑप्शन में है अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक। तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने की है? तो ऑप्शन में है शंकुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकुक। अगला प्रश्न है, रस विवेचन में चित्त तुरंग न्यास की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? तो वही प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकुक। फिर अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, चित्त तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? सिद्धांत भी याद रखना जरूरी है। तो ऑप्शन में है उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सूची को मिलान करना है। आचार्य हैं और उनका सिद्धांत है। तो भट्टलोलट हैं, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, अभिनवगुप्त हैं। तो भट्टलोलट का जो है उत्पत्तिवाद है, भट्टलोलट हैं उत्पत्तिवाद के, आचार्य शंकुक हैं अनुमितिवाद के, भट्टनायक हैं भुक्तिवाद के, अभिनवगुप्त जो हैं अभिव्यक्तिवाद के हैं। तो ये दोनों लोग अभी अभी हो जा रहे हैं। नायक जो है भुक्तिवादी होता है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन में आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने, आचार्य अभिनवगुप्त ने। तो कौन है जिसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य भट्टनायक ने किया था। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? कौन है अलंकारवादी आचार्य? तो केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? कौन है जो अलंकारवादी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। केशव, भामह, जयदेव ये सभी लोग क्या हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं, जबकि आनंदवर्धन जो हैं ध्वनिवादी आचार्य हैं। इनकी प्रमुख रचना है ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो ऑप्शन में है
कुंतक ने, दंडी ने, वामन ने या फिर रुद्रट ने? किसने माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वामन ने माना है। वामन। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। कौन है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या फिर अभिव्यंजनावाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमानवाद। अनुमानवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? अब ये भी बताना है क्रम, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भट्ट लोल्लट हैं पहले नंबर पे। प्रथम जो व्याख्याकार हैं भट्ट लोल्लट हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वान ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो क्रम बताना है, तो पूरा विकल्प दिखाते हैं पहले आप लोगों को। ऑप्शन में है भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, फिर है अभिनव गुप्त। तो भट्ट लोल्लट हैं पहले नंबर पर। तो विकल्प में एक ही है विकल्प जिसमें भट्ट लोल्लट पहले नंबर पे है और सबसे लास्ट में है अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भावकत्व और भोजकत्व की। तो ऑप्शन में है भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, आचार्य शंकुक, फिर या अभिनव गुप्त। तो कौन हो जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्ट नायक। रस निष्पत्ति के विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना जो है भट्ट नायक ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? तो ऑप्शन में है भट्ट नायक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट लोल्लट ने या फिर शंकुक ने। तो किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्ट अभिनव गुप्त ने की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। तो ब्रह्मानंद सहोदर जो है रस को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस। अगला प्रश्न है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन में है भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो अभिनव गुप्त ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें।